नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ सबको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने प्रोसेसेस भी डिस्कस किए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनकी रियल लाइफ सिग्निफिकेंसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइसोथर्म्स एंड देयर वर्क डन, उन कहाँ कितना कितना रहता है, ये सब हमने डिस्कस किया। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर एक बात और करी थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि फर्स्ट लॉ कुछ जगहों पर बेचारा फेल हो जाता है। अब उसको पास करवाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या आया, सेकेंड लॉ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नीड फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द वेरियस स्टेटमेंट्स फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. So we already discussed that first law does not say anything about extent of conversion of heat into mechanical work, just like in heat engine, and second is direction of conversion. कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लॉ था उसने ये नहीं बताया। हमें पता है कि जो हीट हम किसी सिस्टम को देते हैं, फर्स्ट लॉ के अंदर क्या था कि डेल्टा क्यू इट वाज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दैट जो भी हीट सिस्टम को दी जाती है दैट इज कंज्यूम्ड इनटू टू वेज। फ्यू पार्ट ऑफ हीट इज कंज्यूम्ड इन चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड फ्यू पार्ट इज कंज्यूम्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। एक पार्ट को लेबरर बनाकर छोड़ दिया जाता है कि भैया आप काम करो, और दूसरे पार्ट को कहा जाता है कि आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कीजिए। अब कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जाता है और कितना पार्ट वर्क डन करने में जाता है, सो जो एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क है दैट वाज नॉट गिवन बाय फर्स्ट लॉ। मोर ओवर डायरेक्शन ऑफ कन्वर्जन भी नहीं दी गई थी कि हीट किस डायरेक्शन में, कब हीट वर्क में जाएगी, कब वर्क हीट में जाएगा, नथिंग वाज डिस्क्राइब्ड हियर। सो दीज आर द सीरियस लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इवन इफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड इन एनी वे। क्योंकि हमें पता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अनदर स्टेटमेंट थी कि यहाँ पर भी टोटल जो एनर्जी सिस्टम की बिफोर द प्रोसेस होती है वही एनर्जी सिस्टम की आफ्टर द प्रोसेस रहती है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाज नॉट वायलेटेड इन एनी वे, बट सिंस क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि कितनी हीट वर्क में जा रही है तो वो बेचारा फेल हो गया। So actually second law of thermodynamics imposes a restriction on first law of thermodynamics. It clearly states whether a process that is allowed according to first law of thermodynamics is practically feasible in reality or not. कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, बेसिकली फर्स्ट लॉ के ऊपर एक लिमिट थोप दी है सेकेंड लॉ ने। फर्स्ट लॉ वैलिड है, ट्रू है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी, वो चेंजेस किसने कर दिए, सेकेंड लॉ ने कर दिए। सो फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि अगर कोई प्रोसेस हमें लगता है, सॉरी सेकेंड लॉ ने ये कहा कि अगर कोई प्रोसेस हमें लगता है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस जो है वो होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए। अब वो मतलब जो फर्स्ट लॉ ने ये बात करी कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो हो रहा है, कोई अलाउड है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर वो हम रियल लाइफ सिचुएशंस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करें, वो होगा या नहीं होगा, ये बात किसने करी, सेकेंड लॉ ने। सो कहने का मतलब है फर्स्ट लॉ एक आइडियल सिचुएशन थी और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया, सेकेंड लॉ ने किया। और रिवर्स में मतलब जो उसके लूप होल्स थे उनको किसने कवर कर दिया, सेकेंड लॉ ने। सो वी कैन से दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल्स द डायरेक्शन of energy transformation between heat and mechanical work. हमें पता है, हम लोग फर्स्ट लॉ के अंदर बात करके आए थे कि हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इंटरकन्वर्टिबल। हमने दो स्टेटमेंट्स करी, डॉक्टर जूल की स्टेटमेंट भी थी और क्लॉजियस की स्टेटमेंट भी थी। उन स्टेटमेंट्स को रेक्टिफाई करने का काम किसने किया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हीट एंड मैकेनिकल वर्क इंटरकन्वर्टिबल है। इधर से इधर जाना है तो क्या कंडीशंस रहेंगी, इधर से इधर जाना है तो क्या कंडीशंस रहेंगी। इधर से इधर अभी अब वही बात हम लोग करेंगे कि वी कैन से दैट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज ओनली पार्शियल एंड यू कैन से दैट अ टेम्परेचर डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर दिस टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल source and sink in refrigerators and air conditioners और heat engines। तो ये क्या रहता है कि ये कह सकते हैं
कि जो सारी का सारा वर्क है वो हीट में जा सकता है, लेकिन सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये बात हमें किसने समझाई? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली इनटू हीट, but the reverse is not possible. In this respect, heat and work are not exactly equivalent even though both are the forms of energy. So ये बातें हमें किसने कही? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो जो मैंने बोला, जो मैंने अंग्रेजी में इंग्लिश में बोला, वो लोग आप लोग लिख लीजिए, आप लोग बैक जा सकते हैं वीडियो में, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। मेजर ये 2 पॉइंट हैं कि कितनी हीट वर्क में जाएगी, ये बात हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताई, क्योंकि वर्क सारा का सारा हीट में जा सकता है। सारे के सारे लॉसेस, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ओवरकम कर गया बहुत ज़्यादा, सो सारा का सारा वर्क हीट में चला गया, लेकिन सारी की सारी हीट रिवर्स पॉसिबल नहीं है। वहाँ हमने फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस में भी हमने बात करी थी कि अगर हम अपने हैंड को रब करेंगे तो हीट जनरेट होगी। सो मैकेनिकल वर्क इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट कम्प्लीटली ओवर देयर। लेकिन अगर मैं उल्टा करूँ, अपने हाथों को गर्म करना शुरू कर दूँ, तो वर्क होना पॉसिबल हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हीट से ही चीज़ें जो हैं वो अपने आप, जैसे वो मूवमेंट की बात है, वो हो जाए। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ हमने बड़ी डिटेल में इन बातों को डिस्कस किया है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रैक्टिकली किस तरीके से फर्स्ट लॉ के अंदर प्रॉब्लम्स आई वो हमने डिस्कस करी, तो उस वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 3 हम लोग कहें कि वेरियस स्टेटमेंट्स हैं। केल्विन की स्टेटमेंट है, प्लैंक की स्टेटमेंट है, क्लॉजियस की स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को वो तीनों स्टेटमेंट्स एज सच, क्योंकि वो कोटेड स्टेटमेंट्स हैं, उनको एज सच लिखना होता है। उनको एज सच लिख के हम उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स वेरियस स्टेटमेंट्स। अब हमें बात करनी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो मैं नीड हटा देती हूँ, ज़रूरत की बात हमने कर ली है। सो here are the various statements of second law of thermodynamics. So here are 2 definitions of second law of thermodynamics. पहले हम 2 स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएंगे। So basically second law of thermodynamics specifies the conditions for transformation of heat into work. जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको वो भी लिखना है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगी साथ साथ, और जो मैं बोलूँगी आपको वो भी लिखना है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन 100% स्पून फीडिंग। और लिखने में मैं भी आप लोगों की तरह आलसी हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ कि वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सेल्फिश एंड मोस्ट लेजी स्पीशीज इन दिस होल यूनिवर्स। हम लोग काम नहीं करना चाहते, और थर्मोडायनेमिक्स भैया हमें काम करवा के ही छोड़ेगी। सो आप लोगों को लिखने की हैबिट आएगी, आप लोगों को नोट्स बनाने की हैबिट आएगी, जिससे आपका जो ब्रेन है और ज़्यादा लॉजिकल होगा। आपके ब्रेन के अंदर प्रैक्टिस की हैबिट जो है वो इनकलकेट होगी। सो कीप नोटिंग डाउन। सो आप लोगों को पहले हेडिंग देना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड यू विल से दिस लॉ स्पेसिफाइज द कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। क्योंकि वर्क हीट में जाता है, ये बात तो फर्स्ट लॉ ने बड़े अच्छे से डिटेल में हमें समझा दी कि आपने पानी को ऊपर से नीचे गिराया, वहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वही उसी पानी को वहाँ पर नीचे गर्म करना शुरू कर दूँ बॉटम में, तो वो वापस उसी तरीके से, अब आप कहेंगे कि इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस फ्लो में वो लेयर वाइज नीचे आ रहा था उसी तरीके से वो ऊपर नहीं जाएगा। सो ये जो लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की थी, अब सेकेंड लॉ बताता है कि हम उसको ऊपर वापस भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं। सो दिस विल गिव अस द कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, कि वो वापस कैसे जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लॉजियस की स्टेटमेंट, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि सेल्फ एक्टिंग मतलब अपने आप काम करने वाली मशीन, जिसको बाहर से अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, आपने बाहर से कोई हेल्प नहीं दी, तो वो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट लेकर हायर टेम्परेचर वाली बॉडी तक नहीं पहुंचा सकती। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि रेफ्रिजरेटर, जैसे आपने पढ़ा है, इसके एग्जाम्पल में क्लॉजियस की स्टेटमेंट लिखने के बाद आप रेफ्रिजरेटर की बात कर सकते हैं। यू कैन राइट रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम इट्स इंटीरियर एट अ लोअर टेम्परेचर टू द सराउंडिंग्स एट हायर टेम्परेचर. You can say, but it requires the help of electrically operated compressor.
क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें पता है टेम्परेचर बहुत कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन आपने कितना उसको कूलिंग लेवल पे सेट किया हुआ है। सो अंदर कूलिंग है, बाहर सराउंडिंग्स हॉट हैं, और वहाँ पर वो अंदर से ले लेकर हीट को बाहर धकेल रहा है। अब अपने आप तो नहीं कर रहा। यही बात क्लॉजियस ने कही कि दिस इज नॉट पॉसिबल बाय अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, कि बाहर से जब तक उसकी हेल्प नहीं की जाए तब तक ये काम नहीं हो सकता। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है, और ये काम किसकी हेल्प से हो रहा है? कंप्रेसर की हेल्प से। सो दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज कंप्रेसर। अगर आप रेफ्रिजरेटर में से उस कंप्रेसर को हटा दें तो ये काम पॉसिबल नहीं है। यही क्लॉजियस भाई साहब ने कहा। भाई साहब कहिए, दादाजी कहिए, अंकल जी कहिए, जो मर्जी कहिए। सो क्लॉजियस अंकल का कहना था इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, अपने आप काम करने वाली मशीन के लिए, अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, कि बाहर से उसको कोई हेल्प ना मिले, ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, की लोअर टेम्परेचर, हायर से लोअर तो हमें पता है टेम्परेचर का फ्लो, हीट का फ्लो रहता ही रहता है टू मेंटेन द बैलेंस, लेकिन रिवर्स करना हो, लोअर टू हायर भेजना हो, तो बाहर से धक्का देना पड़ता है। सो वो धक्का वो एक्सटर्नल एजेंसी देती है, जैसा कि रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर करता है। सो दिस इज क्लॉजियस स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है केल्विन अंकल की स्टेटमेंट। तो अब केल्विन अंकल, दादाजी कह लीजिए, केल्विन दादाजी ने क्या कहा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। वैसे तीनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग एक ही रहता है, लेकिन तीन अंकल ने अपनी तीन अलग अलग डेफिनेशंस बना के हमारे सिर पर बोझ रख दिया है, तो हमें करना ही पड़ेगा, और उनके वर्ड्स को एज सच लिखना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, समझाने का काम करने के लिए हम हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क by cooling a body to a temperature lower than that of coldest of its surroundings, कि आप लोग लगातार वर्क नहीं ले सकते, काम नहीं करवा सकते किसी ऐसी बॉडी से जिसको उसकी सराउंडिंग्स में जितना भी मिनिमम टेम्परेचर, आपने उससे भी कम टेम्परेचर कर दिया। तो मीनिंग तो क्लोजियस वाला ही था कि आपने लोअर से हायर की तरफ जो हीट का फ्लो है वो करवाना है। सो ये पॉसिबल नहीं है। ये बात किसने कही? केल्विन ने कही। इसकी एग्जाम्पल में अगेन वी कैन टॉक अबाउट हीट इंजन। अ हीट इंजन कैन नॉट वर्क इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर इक्वल। आगे जाकर हम हीट इंजन की बात करेंगे। वहाँ पर एक सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एक सिंक होता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, एंड जनरली सोर्स से सिंक हीट का ट्रांसफ़र होता है और वर्क परफॉर्म होता है। लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमें बाहर से वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सो यही बात सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट्स में कही गई कि एक हीट इंजन में अगर टेम्परेचर सोर्स और सिंक का इक्वल, देखिए अगर दो टेम्परेचर्स इक्वल हैं तो हीट का एक्सचेंज कहाँ होगा? जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। सो हम लोग कह सकते हैं, आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम में लिखना है इसकी एग्जाम्पल में, अ हीट इंजन कैन नॉट परफॉर्म वर्क इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर इक्वल, बिकॉज इन दैट केस इट्स एफिशिएंसी बिकम जीरो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला करेंगे आगे जाके हम, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। सो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अगर जीरो हो जाएगा, T1 सोर्स का टेम्परेचर है, T2 सिंक का टेम्परेचर है, अगर ये जीरो हो गया तो एफिशिएंसी बिकम जीरो। हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन एनी वर्क। वर्क भी नहीं होगा, अगर हीट नहीं है तो वर्क नहीं होगा। सॉरी, टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं है तो कोई हीट एक्सचेंज, टेम्परेचर इक्वल है, हीट का एक्सचेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन हीट, देयर इज़ नो वर्क परफॉर्म। सो आप लोग कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन एनी वर्क फ्रॉम हीट इंजन इफ सोर्स एंड सिंक are at a same temperature or if source cools down to a temperature lower than sink, क्योंकि वहाँ पर T1 माइनस T2 होता है। T1 is temperature of source and T2 is temperature of sink। अगर T1 कम हो गया T2 से तो नेगेटिव हो जाएगी एफिशिएंसी, मैथमेटिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि सराउंडिंग्स में जितना भी टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर आपने कर दिया तो भैया काम नहीं हो सकता। काम होने के लिए आपको उसको पुशअप करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, और हमें पता है वैसे भी काम करवाना ही पड़ता है, अपने आप काम होता कहाँ है, दिस इज़ नेचुरल, है ना। अब आप लोग भी हमें मोटिवेशन देते हैं तो हम काम करते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, और आप लोगों को हम लोग पुशअप करते रहते हैं कि भैया पढ़ लो, टीचर्स पुशअप करते हैं, मार्क्स मिलेंगे, ये मिलेगा, ब्लाम 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 ब्लाम। सो एक्सटर्नल वर्क इज़ ऑलवेज मैंडेटरी टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ये दो स्टेटमेंट्स हो गई क्लॉजियस एंड केल्विन की। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ प्लैंक स्टेटमेंट। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आप नहीं किया है तो यहाँ पर आप पॉज देकर इसको नोट कर सकते हैं।
दोनों स्टेटमेंट्स नोट कर लिए, और जो बीच बीच में मैंने बोला एग्जाम्पल्स में आप लोग उसको भी नोट कीजिए. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ प्लैंक स्टेटमेंट. बात तीनों अंकल ने सेम करी, डिश सेम थी, बेसिक तड़का अलग अलग लगा कर, या मैं कहूँ कि फ्लेवर्स जो हैं अपने अलग अलग डाल के, स्पाइसेस अपने अपने डाल के इन लोगों ने हमारे सामने पेश कर दिया. और क्योंकि ये कॉपीराइटेड स्टेटमेंट्स हैं तो मैं फिर से कहूँगी कि इन स्टेटमेंट्स को एज सच लिखना पड़ता है. इनकी एक्सप्लेनेशन में आप अपनी वर्डिंग दे सकते हैं. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने अभी समझाया, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इनकी एग्जाम्पल लेकर आप वहाँ पर भी अपनी वर्डिंग दे सकते हैं. सो अब हम बात करेंगे प्लैंक्स स्टेटमेंट की. प्लैंक्स स्टेटमेंट मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट भी कर लीजिए साथ साथ. प्लैंक ने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन. इट इज़, बात वही है, तीनों भाइयों ने, तीनों अंकलों ने, तीनों अंकल जी ने इम्पॉसिबल वर्ड हमारे सामने ला के रख दिया. किसी ने कहा अनएडेड मशीन, किसी ने कहा इंजन. तो ध्यान से सुनिए. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल. यहाँ पर थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया, ऑपरेटिंग इन अ साइकिल. अब साइकिल बाईसाइकिल नहीं है, ये साइकिल है. जैसे हम बात करें कि पहले गैस को एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हुए, कम हुए, ज़्यादा हुए, सो बार बार हीट वर्क, वो उस साइकिल की यहाँ पर बात हो रही है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट, विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट. आप कहेंगे ये कौन सा इंजन है? सुनिए अभी. विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट, अदर देन, थोड़ा ध्यान से, अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट. और हीट कहाँ से लेनी है सेकेंड लॉ के अंदर? फ्रॉम अ रिजर्वॉयर, यानी कि सिंक, यानी कि ठंडी बॉडी, ठंडा ठंडा, कूल. हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर. बस इन्होंने वर्ड्स के नेम बदल दिए हैं. रिजर्वॉयर हम बोलते हैं हीट सिंक को जिसका टेम्परेचर कम होता है. एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. सो आप लोग इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. बात वही है लेकिन घुमाकर हमारे सामने पेश की कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा इंजन बना लें जो एक ऐसे साइकिल में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन, एक ऐसे साइकिल में काम करे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जाए, विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम रिजर्वॉयर. की हीट यानी कि कूल जो ठंडी बॉडी है उससे हीट लेकर और हमें वर्क कर करके दे दे, और हॉट बॉडी है उसको हीट दे. कहने का मतलब है कि ये सिर्फ नहीं हो सकता, एक्सटर्नल एजेंसी को बीच में कूदना ही पड़ेगा. इनका भी मतलब यही था. सो इन्होंने उसको अलग वर्ड्स में हमारे सामने पेश कर दिया. इसके एग्जाम्पल में आप लोग ये लिख सकते हैं, दिस लॉ implies that the working substance working in a cycle cannot convert all the heat extracted from source into work. कि आपने रिजर्वॉयर होता है बेसिकली हीट सिंक, हीट सोर्स, जिसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही या मैं कहूँगी स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट हो. ऐसे जो ऑब्जेक्ट है, जो ऐसा जो मैं कहूँ कि सिस्टम है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? रिजर्वॉयर बोल सकते हैं. तो अगर हीट रिजर्वॉयर, स्टोरेज हाउस जिसको हम बोलते हैं, लोअर टेम्परेचर भी हो सकता है, हायर टेम्परेचर भी हो सकता है. सो सोर्स से अगर आपको जो मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसे सोर्स से आपको हीट लेके वर्क परफॉर्म करना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है. ये बात किसने कही? केल्विन ने.
तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिखेंगे दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द वर्किंग सब्सटेंस वर्किंग इन अ साइकिल कैन नॉट कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स इनटू वर्क, अ पार्ट ऑफ हीट इज ऑलवेज रिजेक्टेड टू द सिंक। हमेशा कुछ पार्ट मतलब वेस्टेज रहती है। अगर आपने हीट को वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है तो भी और हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो भी हमेशा 100% एफिशिएंसी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। सो यू विल राइट हियर कंसिक्वेंटली एफिशिएंसी ऑफ रियल इंजन इज ऑलवेज लेस देन 100%। थोड़ा सा चेंज इन्होंने करके हमारे सामने रख दिया। यही बात हमें पता है कि कैल्विन ने कही थी, बट इन अदर वर्ड्स। सो इसके बाद आप लिखेंगे ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू बी इक्विवेलेंट। तो इतना मत्था क्यों मरवाया, मारना पड़ेगा जब उन्होंने मारा। सो द वायलेशन इन ऑफ एनी वन ऑफ दीज लीड्स टू द डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बट हियर डेल्टा एस लेस देन 0 इज फॉरबिडन बाय लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी विच विल बी द थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics, and we will be discussing it later on after discussing heat engine Carnot cycle. So always delta S is greater than or equal to 0 only, therefore this law is always valid. Second law of thermodynamics हमेशा valid रहता है, ये कभी फेल नहीं होता। अब सेकेंड लॉ की जो एप्लीकेशंस है, हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर करेंगे बात। उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अभी हमें एंट्रोपी को भी डिटेल में डिस्कस करना है। सो करते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, जय माता दी कहते जाइए और फिजिक्स की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।